Let's solve this question. So I have already solved this question using force equation, but this time let's solve it using conservation of energy method. Okay. So question क्या है? The center of a disk of radius small r and mass small m is attached to a spring of spring constant k inside a ring of radius capital R which is greater than small r as shown in the figure. The other end of the spring is attached on the periphery of the ring. Both the ring and the disk are in the same vertical plane. The disk can only roll along the inside periphery of the ring without slipping. The spring can only be stretched or compressed along the periphery of the ring, following Hooke's law. In equilibrium, the disk is at the bottom of the ring. Assuming small displacement of the disk, the time period of oscillation of center of mass of the disk is written as t is equals to 2 pi by omega. The correct expression for omega is okay. तो हमें क्या सिचुएशन दी गई है कि हमारे पास एक स्मॉल डिस्क है ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड मास एम, जिसके सेंटर से एक स्प्रिंग अटैच्ड है और उस स्प्रिंग का दूसरा जो पार्ट है वो अटैच है एक रिंग की पेरिफेरी में. ओके हमारी जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो सकती है या फिर कंप्रेस हो सकती है अलोंग द पेरिफेरी ऑफ दिस रिंग, और जो डिस्क है वो भी इनसाइड पेरिफेरी में ही मूव करेगी, रोल करेगी बेसिकली विदाउट स्लिपिंग. ओके ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशन है. रिंग है और जो डिस्क है ये सेम वर्टिकल प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हमें दे रखा है. अब अगर क्या है कि इसको अगर थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करते हैं, डिस्क को थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, एक ड्यू टू दिस स्प्रिंग प्लस ड्यू टू ग्रेविटी. ओके ग्रेविटी का भी एक कंपोनेंट इसकी तरफ होगा और उन दोनों की वजह से क्या होगा कि एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा इस पर, जिसपे वापस ये इस तरफ मूव करेगी एंड देन इट विल रीच एट दिस पॉइंट, एक हाईएस्ट पॉइंट पे रीच करेगा एंड देन इट विल मूव अगेन, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा डिस्क. अब इस पे क्या है कि हमें क्या पता करना है, इस डिस्क का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा उसका हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करनी है. ठीक है, ओमेगा. ठीक है, तो ये पता करने के लिए अगर हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला मेथड अगर यूज़ करना है तो हमें पहले ये देखना होगा कि एनर्जी कंजर्व्ड है कि नहीं. ओके एनर्जी कंजर्वेशन का हमारा क्या कंडीशन होती है कि एनर्जी तभी कंजर्व होगी, एनर्जी विल बी कांस्टेंट इफ़ द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज़ ज़ीरो. ओके तो यहाँ पे देखते हैं हम कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कंजर्वेटिव लग रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव लग रहे हैं, और उनकी वजह से वर्क डन क्या होगा. ओके तो सबसे पहले तो इस पर एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा विच इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स. दूसरा फोर्स जो लगेगा इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दैट इज़ ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स. एक फोर्स और लगेगा इसके ऊपर, दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वजह से रोल कर रहा है. वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन हमें क्या दे रखा है कि इट विल रोल विदाउट स्लिपिंग. दैट मीन्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सिर्फ काम कर रहा है इसको रोल करने में, बाकी उसका खुद का कोई वर्क डन नहीं है, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है उसकी वजह से. अगर स्लिप होती चीज़ तो उसकी वजह से हम कह सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट अभी क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है तो यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब वर्क डन नहीं है स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से. दैट मीन्स वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज ज़ीरो, मीन्स आवर टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कॉन्स्टेंट. ठीक है, ओके तो अब हम किसी एक इंस्टेंट पे ये देखते हैं कि हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी. तो सपोज़ हमारा इनिशियली क्या था कि जो डिस्क है वो इस पोजीशन पे थी, हमने उसको डिस्प्लेस किया एक्स से. ठीक है, ये हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, और ये यहाँ पे आ गई. ओके इसको रिलीज़ करने के बाद हम किसी एक इंस्टेंट एक्स पे हम ये देख रहे हैं कि एक्स एट किसी एक टाइम पे. ठीक है, तो इसके पास कुछ डेफिनेटली एनर्जीज़ होंगी. एनर्जी क्या क्या होंगी इसके पास, एक तो जैसे स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी हमारे पास, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ये रोटेट भी कर रहा है. तो ये सारी एनर्जीज हमारे पास होंगी. इनको अगर हम लिखें तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगी तो दैट इज़ हाफ
के एक्स स्क्वायर देन प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगर हम इस पॉइंट को लेके चलें कि ये हमारा यहाँ पे बेस पॉइंट है जहाँ पे हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो इस हाइट पे जब रीच कर होगी ये, तो इस हाइट पे कुछ इसके पास कोई ना कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी विच इज़, अगर इसको एच अभी लिखें फॉर द टाइम बीइंग, तो वो होगी हमारे पास mgh, ओके। प्लस अगर इसकी वेलोसिटी v है सेंटर ऑफ मास की, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज़ हाफ mv² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमें एक तो h निकालना है, दूसरा i और ओमेगा निकालना है। ठीक है, तो h हम इजीली लिख सकते हैं यहाँ पे। सपोज जब ये इस पॉइंट पे था तो इसका जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो एंगल बन रहा है मान लो थीटा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा यहाँ से लेके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक, वो डेफिनेटली ये तो हमें रेडियस दे रखा है स्मॉल r, और ये जो पूरा अगर डिस्टेंस देखें दैट इज़ कैपिटल R, तो ये इतना जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से लेके इसके सेंटर तक दैट इज़ r माइनस स्मॉल r। ओके, ये डिस्टेंस हो गया हमारा r माइनस स्मॉल r। ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये भी हो गया हमारे पास r माइनस स्मॉल r, यहाँ से लेके इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक। तो ये जो डिस्टेंस बचा हमारे पास, ये डिस्टेंस ये हमारा क्या हो जाएगा r माइनस r कॉस थीटा। ओके, तो हाइट हमारी क्या आ जाएगी बेसिकली r माइनस r कॉस थीटा। तो h विल बी इक्वल्स टू r माइनस r, अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास हाइट आ जाएगी बेसिकली। ऐसे ही अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, हमारे पास डिस्क है तो दैट विल बी हाफ mr², और ओमेगा क्या हो जाएगा, अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है तो ओमेगा इज v सेंटर ऑफ मास अपॉन r। ओके, तो ये तीनों वैल्यूज हम इसके अंदर रखेंगे तो हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस mg, h की जगह लिखेंगे हम r माइनस r टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ mv² प्लस हाफ i की जगह लिखेंगे हाफ mr² हाफ mr² टाइम ओमेगा की जगह v बाई आर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा v² बाई r²। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, और अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस mg r माइनस r माइनस mg r माइनस r कॉस थीटा प्लस हाफ mv² प्लस 1/4 mv²। तो हाफ mv² प्लस 1/4 mv² हो जाएगा हमारे पास 3/4 mv²। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4 mv²। ओके, तो ये हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी बेसिकली किसी भी एक पॉइंट टी पे। ठीक है, एंड दिस इज कांस्टेंट। ओके, ये किसी भी पॉइंट पे हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो ये पार्ट तो हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास 2x dx बाई dt एंड देन प्लस mg r माइनस r, ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0 माइनस mg r माइनस r cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, एंड थीटा इज नॉट कांस्टेंट, थीटा हमारा वेरी कर रहा है बेसिकली, तो d थीटा बाई dt एंड देन प्लस 3/4 m, v का क्या हो जाएगा 2v dv बाई dt। ओके, इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू के एक्स डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा v, एंड देन माइनस माइनस प्लस mg
आर माइनस आर, और साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये अगर ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो ये हमारे पास थीटा एंगल है बेसिकली, ये एक्स है, तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल्स टू एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क हमारी क्या है एक्स अपॉन रेडियस क्या है हमारा आर माइनस आर, आर माइनस आर। तो ये हो गया हमारे पास थीटा, तो डेफिनेटली हमारा डी थीटा बाई डी टी क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी और अपॉन आर माइनस आर, तो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है हमारा वी अपॉन आर माइनस आर। तो डी थीटा बाई डी टी हमारे पास ये हो गया, और साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा बेसिकली, अगर हमारे पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल एंगल के लिए हमारा क्या होता है, साइन थीटा नियरली इक्वल टू होता है थीटा के इक्वल। तो ये साइन थीटा और थीटा हमारे पास ये आ गया। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन आर माइनस आर, और डी थीटा बाई डी टी को लिख सकते हैं वी अपॉन आर माइनस आर। तो साइन थीटा को लिखेंगे हम एक्स अपॉन आर माइनस आर, और डी थीटा बाई डी टी को लिखेंगे वी अपॉन आर माइनस आर, एंड देन प्लस यहाँ से 2 और ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 3/2 एम वी, और डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन ए। ओके, यहाँ से अगर हम देखें तो आर माइनस आर से आर माइनस आर कैंसिल हो गया, तीनों टर्म्स में हमारे पास v है, तो ये v कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और बचेगा क्या हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस एम जी एक्स अपॉन आर माइनस आर प्लस 3/2 एम ए। ओके, तो ए वाली टर्म को हम एक साइड रखें और बाकी टर्म को हम दूसरी साइड ले जाएं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2 एम ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ एम जी एक्स अपॉन आर माइनस आर। पूरी इक्वेशन को अगर हम m से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा 3/2 a इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स माइनस m से m कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जी एक्स अपॉन आर माइनस आर। 3/2 को भी हम उधर ले जा सकते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, और माइनस भी बाहर निकाल लेते हैं हम, तो -2/3 मल्टीप्लाई बाय के एक्स बाय एम प्लस जी एक्स बाय आर माइनस आर। ऐसे यहाँ से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -2/3 के बाय एम प्लस जी अपॉन आर माइनस आर टाइम्स x। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया एक्सेलरेशन के लिए। ओके, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस फॉर्म में हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। तो बेसिकली ये जो टर्म है, इतनी टर्म, ये हमारी क्या हो गई ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू √2/3 टाइम्स k बाय m प्लस g अपॉन r माइनस r, which is our answer. Okay, and this is option A. Okay.